वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मैं रश्मि परियार आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9th की अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है परिचय, इंट्रोडक्शन। मैंने इसके लास्ट सेशन में कुछ एमसीक्यूज इसी चैप्टर से रिलेटेड और शॉर्ट आंसर कवर किए थे। आज मैं आपके लिए इसी चैप्टर से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। और जो अगर आपको प्रीवियस वीडियोस देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र क्या है, इसकी प्रमुख परिभाषाएं और महत्व बताना। तो इसमें 3 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। एक तो पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र की डेफिनेशन मतलब अर्थशास्त्र है क्या, आपको वो बताना है। उसकी परिभाषाएं भी देनी है आपको और महत्व भी देना है। अब देखिए, परिभाषाएं तो किसी के अकॉर्डिंग भी पूछ सकता है कि भाई आप मार्शल के अकॉर्डिंग क्या आती, रॉबिन्स के अकॉर्डिंग क्या आती है ना। पर्टिकुलर किसी का नाम और राइटर का नाम भी पूछ सकते हैं अर्थशास्त्री का, और या तो फिर ऐसे भी कि आप कोई भी परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है, तो हम इनमें से तीनों आंसर को देखते हैं। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जो सीमित संसाधनों का उपयोग करके मानव की अनंत इच्छाओं को पूरा करने के प्रयास का अध्ययन करती है। देखिए, आपको ये मैंने जब हमने आंसर को, अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको समझना रहेगा। उसमें भी अर्थशास्त्र की डेफिनेशन बताई गई है, और जो हमने शॉर्ट आंसर कवर किए उसमें भी बताई गई है। अब लॉन्ग आंसर में भी पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं अर्थशास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि अर्थशास्त्र है क्या। सबसे पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र है क्या, उसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र सामाजिक मतलब हमारे समाज से रिलेटेड है। आपको पता है अर्थशास्त्र आर्थिक गतिविधियों पे आधारित है। तो अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जो सीमित संसाधनों का, आपने बार बार नाम सुना है सीमित संसाधन मतलब हमारे पास संसाधन जो है कैसे सीमित, कम है। सिंपल सी बात समझिए, कम है। तो सीमित संसाधन का उपयोग करके मानव की जो अनंत, देखिए हम सबकी इच्छाएं कैसी अनंत, अनलिमिटेड है। ठीक है, तो हमारी अनंत इच्छाओं को हम किस प्रकार अपने सीमित संसाधनों से पूरा करें। तो इसमें हमको ये समझना है कि हमारी सीमित संसाधन हमारे पास और हमारी आवश्यकताएं कैसी है, अनंत है, अनलिमिटेड है। तो हम उन आवश्यकताओं को कम संसाधनों से कैसे पूरा करें। ठीक है, और तुम हमारा जो अर्थशास्त्र है हमें यही अध्ययन कराता है, जैसा कि आप परिभाषा में देख रहे हैं कि हम सीमित संसाधनों से मानव की अनंत जो इच्छाएं, असीमित इच्छाएं हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है, तो उनको हम कैसे पूरा करते हैं। ठीक है, आपको भी पता है, आपके पास भी जैसे कम बजट रहता है लेकिन आपकी इच्छाएं अनंत रहती हैं। भाई एक इच्छा खत्म होती है दूसरी आ जाती है, एक आवश्यकता खत्म है दूसरी आवश्यकता आ जाती है। तो फिर हम कम पैसे से, हमारे पास संसाधन कम है, तो उन्हीं से हम अपनी आवश्यकताओं को किस प्रकार से, किस तरह से हमें पूरा करना है, हम करते हैं। अब हमारे सामने डेफिनेशन जो आ रही है, अगली फर्स्ट डेफिनेशन है रॉबिन्स, जो कि आपने बार बार नाम सुना हमारे अर्थशास्त्र में कि रॉबिन्स हैं, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल है ना। ये बहुत ज़्यादा आपने सुना है। मैं एडम स्मिथ का नाम तो आपको पता ही है कि भाई एडम स्मिथ हमारे अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं, पिता कहे जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम रॉबिन्स जी को देखते हैं। अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का वह अध्ययन है जो दुर्लभ संसाधनों और वैकल्पिक उपयोगों के बीच क्या को समझाता है, संबंध को समझाता है। कि रॉबिन्स ने बताया कि अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन है। रॉबिन्स के अनुसार ये जो परिभाषा दी गई है उन्होंने ये कहा कि अर्थशास्त्र क्या है, मानव व्यवहार का अध्ययन है, जो मानव व्यवहार करता है उसका अध्ययन है। और दुर्लभ संसाधन, दुर्लभ मतलब जो बहुत मुश्किल समय मिलते हैं संसाधन, जो बहुत दुर्लभता समय प्राप्त होते हैं, उनकी बात हो रही है। वैकल्पिक उपयोग, अब उनका हमारे सामने विकल्प भी रहता है। हमारे पास संसाधन भी बहुत दुर्लभ, बहुत मुश्किल समय प्राप्त होते हैं। अब हमारे सामने विकल्प आता है, चॉइस आती है कि हम किसको सेलेक्ट करें, किसका सिलेक्शन करें, कौन सी आवश्यकता हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है। तो वैकल्पिक उपयोगों के बीच संबंध को समझाता है। ये किसने बोला, रॉबिन्स जी ने। एडम स्मिथ ने बोला कि अर्थशास्त्र क्या है, धन के उत्पादन, वितरण, उपभोग का अध्ययन है। जो कि देखिए मेन जो है वो उन्होंने बताया, एडम स्मिथ जी ने जो बताया, तो मेन है अपने अर्थशास्त्र की जो ये रीढ़ कह दीजिए एक तरह से, वो है। तो उत्पादन है, वितरण है और उपभोग। देखिए क्या इसी पे पूरा अर्थशास्त्र हमारा घूम रहा है इर्द गिर्द। की उत्पादन होता है किसी भी चीज का, फिर उसका हम वितरण करते हैं, बांटते हैं किस प्रकार से उसको, है ना, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और उपभोग, और हम सब उपभोग का है, हम वस्तुओं का उपभोग करते हैं, सेवा का उपभोग करते हैं।
तो तीनों चीज़ों को लेकर जो परिभाषा बताई वो किसने बताई? एडम स्मिथ। तो आपको ये 3 चीज़ अपने दिमाग में रखनी कि एडम स्मिथ के अनुसार परिभाषा कौन सी है। तो उन्होंने क्या बताया? रॉबिन्स जी के व्यवहार का अध्ययन बताया मानव के, और दुर्लभ संसाधनों से कैसे हम अपनी आवश्यकता पूरा करें इन्होंने बताया। एडम स्मिथ जी ने अर्थशास्त्र धन का के उत्पादन, वितरण और उपभोग का अध्ययन करता है। ठीक है, इन तीनों चीज का। अब अल्फ्रेड जी ने बताया मार्शन जो है यह मानव जीवन के भौतिक कल्याण का अध्ययन करता है। अल्फ्रेड ने इसकी डेफिनेशन को और ही थोड़ा सा अलग कर दिया, हटके कर दिया कि जो अर्थशास्त्र है मानव जीवन के जो भौतिक कल्याण की बात हो रही, इन्होंने कल्याण को चुना। तो आप यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस चीज को एकदम नोटिस करके रखिएगा कि कल्याण की बात हो रही है। तो कल्याण की बात किसने की है? मार्शल जी ने। तो इन्होंने भौतिक कल्याण की का अध्ययन बोला अर्थशास्त्र को। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 3 जो मेन अर्थशास्त्री हैं उनके अनुसार कुछ डेफिनेशन, परिभाषा है। अब हम महत्व देखते हैं कि इसका महत्व के संसाधनों का कुशल प्रबंधन, संसाधनों का हम किस प्रकार कुशलता रूप से उनका प्रबंधन करें और आर्थिक नीतियों का निर्माण में सहायक हो, है ना। आर्थिक नीतियों के निर्माण में किस प्रकार से सहायक है। और उपभोक्ता और उत्पादक के व्यवहार का विश्लेषण। देखिए उपभोक्ता और उत्पादक, है ना, ये दोनों चीज तो मेन है एकदम, क्योंकि जो हमारा उपभोक्ता होता है उपभोग करते हैं वस्तुओं का, सेवाओं का। उत्पादक जो है वो किसी भी चीज का उत्पादन करता है। ठीक है, तो इनके व्यवहार का विश्लेषण जो किया जाता है वो हो गया। समाज की आर्थिक समस्याओं को, अरे क्या करता मैं भाई, पूरे समाज के जो आर्थिक समस्याएं हैं वो हमारी इसी के द्वारा तो हल होती हैं। तो इसमें समाज के जो आर्थिक समस्याओं को हल करने में भी उपयोगी है। तो आप में इसका ये जो महत्व है ये आपने देखा, यहाँ पे आपने डेफिनेशन देखी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या एक्चुअल में। तो पूछ रहे हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है और इसके हमें लक्षण बताने हैं, किसके लक्षण क्या है। तो अभी हमने जाना कि अर्थशास्त्र क्या है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। जैसे कि आपको पता है कि आपकी बुक 2 पार्ट में डिवाइड है, व्यष्टि और समष्टि, माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक है, तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पूछ रहे हैं, क्योंकि अभी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र वह शाखा है जो व्यक्तिगत इकाइयों जैसे उपभोक्ता, उत्पादक और बाजारों के व्यवहार का क्या करता है? अध्ययन करता है। यह उपभोक्ता और उत्पादक और जो हमारा बाजार है, जो मार्केट है, उससे जो व्यवहार होता है, जो हम क्रय विक्रय का काम करते हैं, उसका ये अध्ययन करता है। तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो ये परिभाषा है, ये आपको मेन चीज तो ये याद रखना है कि व्यक्तिगत इकाइयों का। ठीक है, व्यक्तिगत, इसमें संपूर्ण की बात नहीं हो रही है, इसमें व्यक्तिगत की बात हो रही है। उपभोक्ता, उत्पादक और बाजार का अध्ययन करता है। तो जो व्यक्तिगत से संबंधित इकाइयां हैं वो हमारी व्यष्टि अर्थशास्त्र में आती हैं। तो आपको इतना चीज याद रखना है। मुख्य लक्षण क्या है? इकाई आधारित अध्ययन है, मांग और आपूर्ति है, मूल्य निर्धारण है, संसाधनों का आवंटन है और आर्थिक कुशलता है। तो हम फर्स्ट देखते हैं मुख्य लक्षण में इकाई आधारित अध्ययन। यह व्यक्तिगत इकाई में है ना, क्या करता है, ये किसी एक चीज के बारे में अध्ययन करता है, छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करता है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है ना। अब जब हम समस्या अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें संपूर्ण राष्ट्र की बात होगी, नेशनल लेवल पे बात होगी, इंटरनेशनल लेवल पे बात, लेकिन ये हमारे व्यक्तिगत इकाई, मांग, पूर्ति, बाजार, उत्पादक, उपभोक्ता, इनके सबके जो अध्ययन होता है वो सब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। तो उत्पादकों के निर्णय का अध्ययन करता है उपभोक्ता और उत्पादक। मांग और आपूर्ति, यह बाजार में मांग और आपूर्ति के निर्धारण को समझता है कि मांग और जो आपूर्ति है उसका निर्धारण कैसे होता है, किस बिंदु पर उसका निर्धारण होता है, कब समान बराबर रूप से ही संतुलन होता है, इसका कब उतार चढ़ाव होता है, इस चीज का। ठीक है, मूल्य निर्धारण, वस्तु और, देखिए यहाँ पे हमने मांग और आपूर्ति की बात की, डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पे हम मूल्य निर्धारण की बात कर रहे हैं, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें कैसे तय होती है, इसका विश्लेषण भी किया जाता है ना, कि वस्तुएं और सेवाएं, वस्तुएं कोई भी वस्तु हो गई जो मार्केट में आई है उसका मूल्य कैसे तय किया जाए। सेवा कोई दे रहे हैं हमें, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और नर्सेज हैं और भी लोग जो सेवाएं दे रहे हैं, है ना, तो वो उनका मूल्य कैसे, उनका प्राइस कैसे निश्चित किया जाए, कैसे तय होती है, उसका भी विश्लेषण। संसाधनों का आवंटन, संसाधनों का आवंटन किस प्रकार से किया जाए, है ना, उसका कुशल उपयोग कैसे हो, मतलब उसका बेस्ट से बेस्ट तरीके से उसका उपयोग कैसे किया जाए, यह बताता है कि हमारे पास संसाधन तो सीमित है पर हम उनका किस प्रकार से आवंटन करें, किस प्रकार से हम उनको ऐसे बांटें कि उनका जो जिस पर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो वो मतलब समान रूप से बटे और उसका कुशलता
उपयोग हो सके, अच्छे से अच्छा उपयोग हो सके। ठीक है, अब हमारे पास भी पैसे हैं तो हम ऐसे तो नहीं फेंक देते कि कहीं पे, हम ये सोचते हैं कि इसका उपयोग कहीं अच्छी जगह पे हो, इसी पैसे से हम अच्छे से अच्छा कार्य कर ले। ठीक है, इस प्रकार और हम इसका डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। आर्थिक कुशलता उत्पादन और उपभोग में दक्षता पर ध्यान देता है। अब देखिए आर्थिक कुशलता कैसे होती है, इसके ये भी लक्षण है कि उत्पादन जो हो रहा है और उपभोक्ता उसकी दक्षता, ये आपको ध्यान रखना पर ध्यान केंद्रित करता है ना, उसकी दक्षता क्या है उस पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है आर्थिक समस्याएं क्या है, उनके मुख्य कारणों की व्याख्या करें। अब हमारी आर्थिक समस्याएं क्या है, अब जब अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो हमारे सामने जो आर्थिक समस्या आती है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि आर्थिक समस्या मानव की अनंत इच्छाओं और संसाधनों की कमी के कारण उत्पन्न होती है। अब हम हमारी समस्याएं कैसे पैदा होती है इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो आर्थिक समस्याएं आपकी कैसे होती है भाई, आपकी इच्छाएं ही अनंत है, अनलिमिटेड, एक इच्छा खत्म होती है कि दूसरी इच्छा हो जाती है। भाई हमने ये ले लिया, अब हमें दूसरी चीज चाहिए, फिर हमें और दूसरी इच्छा हो गई। इस तरह से हमारी इच्छाएं क्या होती हैं, बढ़ती जाती है और अनंत होती है, इनकी कोई सीमा नहीं होती है, अनलिमिटेड होती है। तो और संसाधन हमारे पास होते रहिए। सपोज मान लीजिए कि आपके पास जो आपको चीज़ चाहिए उसके मान लीजिए आपके पास कैसे है, पर आपकी इच्छा है कि आप घड़ी लीजिए और वो घड़ी आ रही है कम से कम मान लीजिए 2000 की आ रही है और आपके पास पैसे 1000 है या फिर 1500 है, तो आप उसको कैसे लेंगे। ये आपके सामने समस्या आ गई है कि भाई हमारी इच्छा तो है पर हमारे पास पैसे ही नहीं है, आपको कुछ करना है पर आपके पास वो संसाधन नहीं। तो संसाधन की कमी ये हमारी आर्थिक समस्या को पैदा कर देती है और दूसरी मानव की अनंत इच्छाएं। ठीक है, फिर आप देखिए हो जो समस्याएं उनके हो परिवाइज देखता है कि क्या उत्पादन करे। अब हमारे सामने एक समस्या आएगी कि वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन करना चाहिए। अब यहाँ पे पॉइंट आपका क्या बनेगा, क्या उत्पादन किया जाए। पहली समस्या हमारे सामने यह है कि भाई हम क्या उत्पादन करें, किससे हमें लाभ मिलेगा, कौन सी चीज़ हमारे लिए जरूरी है, कौन सी चीज़ समाज के लिए जरूरी है। ठीक है, तो किसकी लोगों के बीच किस चीज़ की डिमांड है, तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। ये समस्या कितना उत्पादन किया जाए, भाई वस्तुओं का क्या उत्पादन किया जाए और यहाँ पे सेवाओं का कि कितना उत्पादन। अब ये यहाँ पे आ रही, चलो हमने ये तो तय कर लिया कि इस चीज़ को उत्पादन, पर हमारे सामने एक समस्या और है कितना उत्पादन हम करें। तो उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा कितनी होनी चाहिए। फिर क्या मात्रा, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मात्रा क्वांटिटी, कितनी मात्रा में हम उत्पादन करें इन वस्तुओं और सेवाओं का। अगर मान लीजिए हमने सेवाओं के वर्णन से भाई कितनी सेवाएं हमें दे रहा है ना, उसके हिसाब से हमें तय करना है कि कितनी मात्रा में हमें ये वस्तु बनानी है या फिर ये सेवा देनी है, कैसे उत्पादन करें। अब हमारे सामने नेक्स्ट जो समस्या पैदा हो रही, भाई हमने ये देख लिया क्या उत्पादन करें, कितना करें, फिर आ रहा है कि कैसे करें, है ना। तो ये उत्पादन की विधि श्रम प्रदान या पूंजी प्रदान, उत्पादन की जो विधि है वो श्रम प्रदान होनी चाहिए या पूंजी प्रदान होनी चाहिए। ये समस्या हो गई आपकी तीसरी, है ना। इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट भी बन रहा है कि कैसे उत्पादन करें, तो उत्पादन की विधि श्रम प्रदान होना चाहिए या पूंजी प्रदान होना चाहिए। फिर फोर्थ, किसके लिए उत्पादन किया जाए। हमारी लिए 3 समस्या हुई, चौथी समस्या हमारे सामने पैदा हुई कि भाई अब हम किसके लिए उत्पादन करें, कहाँ पे इसकी जरूरत है, किसके लिए किया जाए। भाई हम कोई वस्तु बना रहे हैं तो किसी के लिए बेचने के लिए तो बना रहे हैं, किसी सेवा देने के लिए तो बना रहे हैं, तो भाई उसकी जरूरत भी तो होनी चाहिए वहाँ के। तो उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का वितरण कैसे हो, जो हमने सेवाएं देने के लिए हमने जो निर्णय लिया, सेवाएं जो हमने बनाई या फिर वस्तुएं बनाई, तो हम किस प्रकार से उनको बांटे, वितरण करें। ठीक है, अब है हमारे पास मुख्य कारण देखिए, फिर संसाधनों की कमी है, ये जैसा कि अभी आपने समझा, मानव की अनंत इच्छाएं हैं और विकल्पों का चयन है। तो मुख्य कारण जो है हमारे पास संसाधन तो कम है, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, सेवित, ये अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो आपको है ये सबसे मेन चीज देखने को मिलेगी कि संसाधनों की कमी, भाई भूमि है, श्रम है, भूमि भी कम है, श्रम, पूंजी है, उद्यम, ये चारों चीज की कमी है। मानव की इच्छाएं जो है वो अनंत है, वो समाप्ति नहीं होती हैं, एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है। ठीक है, इच्छाएं तो होती जाती हैं और संसाधन कैसे सीमित है। और विकल्पों का सीमित संसाधनों के लिए अनेक विकल्प होते हैं। अभी जैसे बताए ना, चॉइस का आ जाते हैं, विकल्प कैसे होते हैं, अनेक होते हैं कि सीमित संसाधन के लिए कैसे होंगे विकल्प, हमारे सामने अनेक उपलब्ध होते हैं। तो हम किस विकल्प को चयन करें, किस विकल्प को चुने। ठीक है,
नेक्स्ट, अब जो ये यहाँ पे देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको समष्टि और व्यष्टि दोनों में मिलेगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, जैसा कि सबसे पहले आप देख रहे हैं कि व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, तो व्यष्टिगत अर्थशास्त्र क्या है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। लेकिन यहाँ पे जब समष्टि अर्थशास्त्र की बात हो रही है तो क्या है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन। ठीक है, हमारा जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, लेकिन जो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो छोटी छोटी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। माप और आपूर्ति मूल्य निर्धारण पर ध्यान देता है, ये कौन देता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। लेकिन जो समष्टि अर्थशास्त्र है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो राष्ट्रीय आय, ठीक है, और मुद्रास्फीति, बेरोजगारी का अध्ययन करता है। ये बड़े लेवल पे अध्ययन करता है ना। नेशनल इनकम की बात हो रही है, राष्ट्रीय आय की बात हो रही है, यहाँ पे मुद्रास्फीति की बात हो रही है, ठीक है, बेरोजगारी की बात हो रही है, तो ये बड़े लेवल पे इसमें अध्ययन किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारी मांग कितनी है, आपूर्ति, सप्लाई, डिमांड और मूल्य निर्धारण, जो वस्तुओं का मूल्य, प्राइस निर्धारित होता है, उस पर ध्यान करता है। और ये लघु स्तर की समस्या, लघु मतलब छोटे, ठीक है, लघु स्तर की समस्याओं का समाधान करता है। लेकिन जो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र और व्यापक स्तर मतलब बड़ी समस्याओं का अध्ययन करता है, बड़ी समस्याओं का समाधान करता है। ठीक है, तो व्यापक मतलब बड़ा और लघु मतलब छोटा, तो व्यापक मतलब बड़े रूप में और लघु मतलब छोटे रूप में। उदाहरण के लिए देखिए, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण, उदाहरण है राष्ट्रीय विकास दर। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल पे देखा कि राष्ट्रीय विकास दर की बात हो रही है, और यहाँ पे हमने देखा किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण की बात हो रही है, उदाहरण के लिए। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या निकलता है दोनों का, दोनों शाखाएं एक दूसरे पर निर्भर करती है। देखिए, समष्टि व्यष्टि के बिना अधूरा है और व्यष्टि समष्टि के बिना अधूरा है। ठीक है, तो ये शाखाएं एक दूसरे पर निर्भर करती है और आर्थिक समस्याओं को हल करने में सहायक होती है। जैसे कि मान लीजिए, अगर हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र को नहीं पढ़ा तो हमारे समष्टि अर्थशास्त्र समझ में नहीं आया, इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ना, व्यष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ना बहुत जरूरी है समष्टि अर्थशास्त्र की पहले। और समष्टि अर्थशास्त्र भी, व्यष्टि अर्थशास्त्र भी हम पढ़ेंगे, लेकिन हमको समष्टि अर्थशास्त्र भी उतना ही जरूरी है जितना हमारी है व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर है और दोनों ही हमारे काम में आ रही है। हमारी क्या करते, आर्थिक समस्याएं जो हो रही हैं उनको हल करने का कार्य दोनों का ही है, बस लेवल गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 5, सीमित संसाधन और विकल्प लागत की अवधारणा को समझाइए। ठीक है, सीमित संसाधन, क्वेश्चन आपसे पूछा है सीमित संसाधन और विकल्प लागत। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की अवधारणा को आपको समझाना है। यहाँ पे सीमित संसाधन और विकल्प संसाधन के बारे में हम समझते हैं। तो संसाधन जैसे भूमि है, श्रम है और पूंजी, उद्यम, जो अभी हमने बताया आपको, ये 400 संसाधन है, सीमित मात्रा में उपलब्ध है। इनकी मात्रा कैसे, इनकी क्वांटिटी कैसे है, सीमित है। ठीक है, ये हमारे पास ऐसा नहीं कि बहुत पर्याप्त है। चाहे जो आपने देखा होगा कि भूमि की भी कितनी जरूरत है सबको, लेकिन भूमि भी कमी कितनी है, सीमित है यार, है ना। तो इन सीमित संसाधनों की बात हो रही है, भूमि भी, श्रम भी और पूंजी और उद्यम भी। इनका कुशल उपयोग होना चाहिए। ठीक है, इनका कुशल रूप से उपयोग होना चाहिए और जो कि बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो इन चारों संसाधन हमारे पास ये सीमित है, लेकिन इनका उपयोग अर्थव्यवस्था में हमारे कुशल रूप से होना चाहिए कि मतलब सभी जगह इनकी पूर्ति हो सके अच्छे से। अब हमारे सामने आता है विकल्प लागत। ये उस चीज की लागत है जिसे छोड़कर किसी अन्य विकल्प को चुना जाता है। ठीक है, विकल्प हमारे सामने बार बार आएगा अर्थशास्त्र में चॉइस करने के लिए। ठीक है, तो विकल्प लागत उस चीज की लागत है किस चीज से छोड़कर किसी अन्य विकल्प को चुना जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, भाई आपके सामने 2 विकल्प आ गए और आपको चुनना है कि कौन सा विकल्प मेरे लिए अच्छा है। को 2 आपकी मान लीजिए नौकरी लगनी है, तो आपको समझ में आएगा भाई कि ये वाला मैं सिलेक्ट करूँ कि ये सिलेक्ट करूँ, तो वो आपके ऊपर डिपेंड होगा। चॉइस करना, आपके सामने विकल्प आता है तो आप एक को छोड़ते हैं तभी तो दूसरे को लेते हैं, है ना। तो आपको दोनों चीज तो कर नहीं पाएंगे, तो आपके सामने विकल्प क्या आता है, एक आपके सामने जो विकल्प आता है उसमें से आपको एक चॉइस करना है, चुनना है। ठीक है, जो बेस्ट हो। अब उदाहरण, यदि एक किसान अपनी भूमि पर गेहूं उगाता है, ठीक है, मान लीजिए कि एक किसान अपनी भूमि पर क्या करता है, गेहूं को उगाता है, तो वह चावल उगाने के अवसर को क्या करता है, खो देता है, क्योंकि वो क्या उगा रहा है, गेहूं। तो फिर वो चावल
को उसको छोड़ना पड़ेगा। ये उसके सामने चॉइस आ गई, विकल्प आ गया, ठीक है। यही विकल्प लागत होती है। क्या होती है? यही विकल्प लागत होती है। कैसे? कि भाई किसान है, उसको अपनी भूमि पर गेहूँ उगाना है, तो चावल तो नहीं उगा नहीं सकता भाई, अभी गेहूँ उगाना, तो क्या करेगा कि चावल के अवसर को खो देगा और वहाँ पे गेहूँ उगाएगा। तो उसको यहाँ पे विकल्प लेना पड़ेगा, चॉइस करना पड़ेगा कि क्या करना है। फिर महत्व संसाधनों के कुशल उपयोग में मदद करता है। संसाधनों का जो कुशल उपयोग है उसमें क्या करता है? मदद करता है ना। आर्थिक निर्णयों को प्रभावी बनाता है। जो आर्थिक निर्णय हमारे उनको और प्रभावशील बनाता है, प्रभावी बनाता है, ठीक है। उत्पादन और उपभोग में प्राथमिकता तय करता है कि किसको प्राथमिकता दी जाए, है ना। किसकी डिमांड ज़्यादा, उपभोग उत्पादन दोनों की प्राथमिकता को तय करता है, ठीक है। उत्पादन और उपभोग की प्राथमिकता को तय करता है। तो ये हमारा सीमित संसाधन और विकल्प लागत। सीमित संसाधन क्या है, विकल्प लागत क्या है और उसके महत्व क्या है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यूके एजुकेशन के चैनल पर जाकर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें प्यूके एजुकेशन में। थैंक यू।